नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपके खास शो कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे ट्रू कॉलर की। ट्रू कॉलर किसी अनजान नंबर से कॉल आने पर यह ऐप कॉल करने वाले का नाम आपको बता देता है। यही नहीं, ये ऐप स्पैम यानी अनचाहे और फ्रॉड कॉल्स की पहचान भी कराता है और आप चाहें तो कॉलर को ब्लॉक भी कर सकते हैं। मगर ये ऐप आज कुछ अलग और गलत वजहों से सुर्खियों में है। इसलिए अगर आप भी ट्रू कॉलर यूज करते हैं तो सावधान हो जाइए। करीब 1.5 करोड़ भारतीयों के फोन में जगह बना चुका ये ऐप अब ना सिर्फ आपका पर्सनल डाटा यानी निजी जानकारियां चुरा रहा है, बल्कि ये आपसे पूछे बिना आपका अकाउंटेंट बनने की कोशिश भी कर रहा है। अपने पेमेंट प्लेटफॉर्म पर आपका रजिस्ट्रेशन करा रहा है। आज शो में ट्रू कॉलर की इस हैकिंग के बहाने मोबाइल पर आपके डाटा की सुरक्षा, इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए कि ट्रू कॉलर ने यह पूरा खेल कैसे किया। ट्रू कॉलर ने मोबाइल यूजर्स और टेक सैवी लोगों में हड़कंप मचा दिया है। कंपनी ने हाल ही में ट्रू कॉलर पे के नाम से अपनी पेमेंट सर्विस शुरू की है। कंपनी ने सरकार के यूपीआई के साथ करार भी किया है। हर ऐप की तरह इसके लिए लोगों को खुद रजिस्टर कराना होगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जिन कंपनी के पास ये ऐप है, उनका यूपीआई रजिस्ट्रेशन अपने आप होने लगा। इसके लिए ऐप ने लोगों से किसी तरह की मंजूरी नहीं ली। लोगों को इसका पता तब चला जब उसके पास यूपीआई रजिस्ट्रेशन का एसएमएस आया। हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। लोगों के फोन पे ट्रू कॉलर ऐप अपने आप अपडेट हुआ। इस अपडेशन के साथ ही ट्रू कॉलर पे नाम से उनकी पेमेंट सर्विस का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। इसके बाद ऐप ने यूजर के फोन से ही एक एन्क्रिप्टेड एसएमएस अपने सर्वर पर भेजा। ठीक इसके बाद यूजर को यूपीआई पर रजिस्ट्रेशन का मैसेज मिलने लगा। अब लोगों को बाद में बैंकों से एसएमएस आ रहे हैं कि वो अपना खाता ट्रू कॉलर ऐप से जोड़ लें। ट्रू कॉलर की ये हैकिंग ट्विटर सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई। खराब पब्लिसिटी के बाद ट्रू कॉलर ने भी जवाब दिया है। कंपनी ने कहा है कि उसके पेमेंट फीचर में एक बग आ गया था। ये बग ऐप के अपडेट होने के साथ सक्रिय हो गया और इस बग ने ही यूजर की अनुमति के बिना ट्रू कॉलर पे पर रजिस्ट्रेशन किया है। कंपनी ने लोगों से माफी मांगी है और कहा है कि उसने अब सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन अब भी लोगों को इस पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा है। लोग इस ऐप को डिलीट कर रहे हैं। तो यह है पूरा मामला। आपके जाने बिना आप जो एक ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ऐप में कुछ और भी जुड़ गया और उस जुड़ने के साथ ही आपसे आपके परमिशन लिए बिना उस ऐप के दूसरे हिस्से से आपको जोड़ दिया गया और कुछ खेल होने लगे। और जब तमाम बातें सामने आई सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आज हम चर्चा करने बैठे हैं और हमारे साथ चर्चा के लिए जाने माना साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब, साइबर एंड आईटी एक्सपर्ट जितेन जैन और मीडिया नामा के सौम्यरेंद्र बारिक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सौम्या, आप ये बताइए कि ट्रू कॉलर कह रहा है कि एक बग था जिसकी वजह से ये हुआ और उसको अब फिक्स कर दिया गया। ये बग वाली बात जो है, इसको आप कितना यकीन करने लायक मानते हैं? मेरी समझ में, अगर आपका जो ऐप डेवलपमेंट टीम है वो इस बग को पहले तो इनिशियल टेस्टिंग स्टेज में कैप्चर नहीं कर पाया, तो मेरे हिसाब से वो नंबर 1 फेलियर था। नंबर 2 फेलियर ये था कि बिना टेस्टिंग के उस अपडेट को रोल आउट कर दिया गया ऑन एंड्रॉयड फोन्स, विच वाज अ सेकंड फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ ट्रू कॉलर। बट मेरे हिसाब से इस पूरे के पूरे इशू को सिर्फ एक बग का नाम देकर ट्रू कॉलर जो है, इट्स ह्यूमनाइजिंग अ ग्रेव एरर। यहाँ पे एक बहुत ही अहम त्रुटि को ये मानवीयकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, सिक्योरिटी स्लिप अप। आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर कल को हमारे जो बैंक्स हैं वो बोले कि हमने हमारे बैंक के दरवाजे रात भर खुले छोड़ दिए क्योंकि हमसे सिक्योरिटी स्लिप अप हो गया और इसलिए हमारे सारे कस्टमर्स के पैसे चले गए, तो क्या हम उस चीज़ को इतनी ईजिली लेट गो कर देंगे? तो बेसिक मुद्दा ये है कि सिर्फ बग बोल करके कोई कंपनी इस छूट से बच ना जाए, हमें इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा। जी, दूसरा सवाल मेरा जितेन जैन आपसे, बग इशू पे ही। सॉफ्टवेयर तो लॉजिक पे चलता है, सॉफ्टवेयर तो सोच समझ के बनाया जाता है। बग का मतलब जहां तक हम समझते हैं आम लोग कि कोई ग्लिच हो आपके सॉफ्टवेयर में, कोई ऐसी चीज हो जाए जो गड़बड़ी पैदा कर दे।
क्या इस तरीके का बग पैदा हो सकता है इस तरह के ऐप में, जो जाके बिल्कुल सटीक तरीके से वही काम करे जो उस कंपनी को फायदा पहुंचाने वाला काम हो? क्या आप इस पर यकीन करते हैं? नहीं मनोज जी, ये देखिए आपको समझना होगा, सरासर झूठ है। क्यों? क्योंकि एक तो ट्रू कॉलर कोई नया एप्लीकेशन नहीं है। ये एक पिछले 7 साल से मार्केट में और बहुत स्टेबल एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है, हज़ारों लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। और ये एक तरह का अपडेट नहीं है, ये एक नई फीचर का एडिशन है। और ऐसा तभी होता है जब एक उसके ऊपर पूरा प्लान बने, आर्किटेक्चरल डायग्राम बनते हैं, उसके ऊपर महीनों तक एक डेवलपमेंट टीम काम करती है और मल्टीपल राउंड्स ऑफ टेस्टिंग होती है। उसमें 2 तरह की टेस्टिंग है। पहली तो होती है कि आपकी जो नेविगेशनल फ्लो है कि ये दबाएंगे तो ये होगा, जो नेविगेशन यूआई नेविगेशन फ्लो होता है उसकी टेस्टिंग होती है और वो आर्किटेक्चर डायग्राम के हिसाब से होती है। और उसके बाद पूरे सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी टेस्टिंग भी होती है। उसके बाद उसका लॉफुल कंप्लायंस है पॉलिसीज के साथ जो देश का है, वो सारी चीज़ों की बार बार टेस्टिंग होती है। और उसके बाद एक एप्लीकेशन को एक बीटा फेस में लाया जाता है, उसके बाद उसको प्रोडक्शन में जो अभी ये लाइव फेस के अंदर लाया गया है जी। तो ये जो हुआ है ये बग नहीं, ये विलफुल फीचर था और ये हिंदुस्तान में पहली बार तो नहीं हुआ है। आपने को याद होगा कि एयरटेल ने भी यही किया। एयरटेल के बहुत सारे कस्टमर्स को एयरटेल पेमेंट बैंक का मेंबर अपने आप बनाया जा रहा था, वॉलेट की जगह पेमेंट बैंक का मेंबर बनाया जा रहा था। पेटीएम ने भी इस तरह का अटेम्प्ट किया। तो ये ट्रू कॉलर। और दूसरी बात आपको समझनी होगी, जो एंड्रॉइड ऐप्स हैं और ये जो मोबाइल ऐप्स है इसमें बहुत स्पेसिफिक फीचर है। इन एप्लीकेशंस को आपने बकायदा अपने एसएमएस को रीड और राइट करने की परमिशन दी है जी। और यहाँ पे जो एक तरह से बहुत खतरनाक जो आप स्थिति देख रहे हैं, पहली बात तो ट्रू कॉलर ने आपको बिना बताए आपके यहाँ से इंक्रिप्टेड एसएमएस भेजा, वो आपकी कंसेंट के बिना होना नहीं चाहिए था। दूसरी बात, जो एसएमएस आपको रिसीव हुआ जिसको देख के आज बहुत लोग अचंभे में रह गए कि बैंकों की तरफ से यूपीआई कनेक्शन के मैसेज आ रहे हैं, ट्रू कॉलर के पास उस एसएमएस को ऑटोमेटिकली पढ़ने की भी कैपेबिलिटी है जी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आपको आश्चर्य नहीं होगा कि ट्रू कॉलर ने आपसे बिना पूछे एक एसएमएस भेजा, यूपीआई का पिन आया आपके पास उसको अकाउंट में ऐड करने के लिए और ट्रू कॉलर ने आपकी बिना कंसेंट के उस एसएमएस के थ्रू उस पिन को ऐड भी कर दिया और बाद में उस एसएमएस को डिलीट भी कर दिया। ये तीनों चीजों को करने की ट्रू कॉलर के पास आज भी क्षमता है। इसमें से 2 का इस्तेमाल आज किया है। आपकी तरफ से एसएमएस भेजा गया, रीड किया गया, डिलीट नहीं किया गया, जिसके कारण वो पकड़े गए। तो पहली बात तो ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के किया गया एक धोखा है और उसके ऊपर एक सख्त कार्रवाई सरकार से पहले तो एनपीसीआई को करनी चाहिए, जो यूपीआई की पेरेंट कंपनी है कि जिसके अंदर पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस का एग्रीमेंट है कि क्या व्यवहार आप कस्टमर के साथ करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, उनको सबसे पहले सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आरबीआई को इनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये कोई साधारण खेल नहीं है। आप करोड़ों भारतीय और आपको ये भी आपको पता होगा, ट्रू कॉलर ऐसा नहीं आप अपने आप इंस्टॉल करते हैं। आज 50 to 60% चाइनीज फोन के अंदर ट्रू कॉलर प्री इंस्टॉल्ड आ रहा है, आपको पता भी नहीं है जी। तो ये जो करोड़ों भारतीयों जो आज ट्रू कॉलर के कस्टमर हैं और ये लोग प्री बिना आपकी कंसेंट के ऑटोमेटिक जो यूपीआई से पिन मैरिंग कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा डिजिटल प्राइवेसी के नाम पर धोखा है और मुझे लगता है सख्त कार्रवाई करके इनके खिलाफ एग्जांपल सेट करना चाहिए जी। और तो इसमें कोई मतलब किसी कंपनी के प्रति किसी का विद्रोह नहीं है जी, मगर ये गलत है और ये गलती जानबूझकर करी गई है जी। तो जितेन जो कह रहे हैं उसमें अगर आप उस गौर करें तो कई तरह की चीज़ें आप कह सकते हैं कि बर्रे का छत्ता सामने है जिसमें तमाम तरह की बातें हैं। और ये जो पूरा मामला है लीगल फ्रेमवर्क में, पवन दुग्गल साहब, जो हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है उसके बीच में रखकर इस मामले को अगर आप देखें तो आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, आज भारत में जो वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी कानून है उसके तहत इस तरह की गतिविधि आ सकती है। पहले तो कंपनी विशेष के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है कि साहब आपने लोगों का सेंसिटिव पर्सनल डेटा लिया, उनकी कॉन्सेंट लिए बगैर सिर्फ अपने टर्म्स एंड कंडीशन में कह देना कि देखिए आपका तमाम सारा डेटा मैं ले लूंगी और उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक्सेप्टेंस ले लेना, ये कानून के दायरे के तहत एक्सेप्टेंस नहीं है। कानून कहता है आपको स्पष्ट में लिखत में आपको उपभोक्ताओं की रजामंदी लेनी होगी, जिन्हें आपको बताना पड़ेगा कि हम आपका फलां सेंसिटिव पर्सनल डेटा ले रहे हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ले रहे हैं जी। और उसको लेकर आपको एक्सप्लिसिट रिटन कॉन्सेंट लेनी होगी, जो इस केस में नहीं ली गई है। दूसरी बात, मुझे लगता है ये केस शो करता है कि कहीं ना कहीं अगर लोग चाहें तो उस कंपनी के विरुद्ध न केवल कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, फौजदारी बल्कि दीवानी भी। आप क्रिमिनल चार्जेस कंपनी के बरखिलाफ लेवी कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑफेंसेस हुए हैं वो धारा 66 और धारा 43
भारत के आईटी एक्ट के तहत हुए हैं, जिसमें 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। साथ ही साथ क्योंकि ये विशिष्ट गतिविधि इस कंपनी के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से की गई और उसकी वजह से लोगों का जो बैंकिंग जानकारी थी, यूपीआई संबंधित जानकारी थी, वो एक्सपोज हो गई, तो आप अनलिमिटेड डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन इस कंपनी के विरुद्ध मांग सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी का दायित्व बनता है कि क्योंकि वो इंटरमीडियरी है सेक्शन 2 ऑफ द आईटी एक्ट के तहत, तो उसको ड्यू डिलिजेंस करना अनिवार्य है। और ड्यू डिलिजेंस की परिभाषा के तहत रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स परिभाषित की जा चुकी हैं। अब क्या वो करती हैं या नहीं करती, इसका दायित्व कंपनी पर होगा, लेकिन कंपनी का लीगल एक्सपोजर भी है, क्रिमिनल भी, सिविल भी। साथ ही साथ मुझे लगता है उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से ये उनके लिए एक वेकअप कॉल है। अगर आप अंधाधुंध होकर किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े बगैर, और उसके बाद साइबर सुरक्षा में सेंध लगाई जाएगी आपके अपने डेटा को लेकर, चाहे वो डेलिबरेटली किया जाए या अनकॉन्शियसली किया जाए, उससे नुकसान आपको हो सकता है। तो अंधाधुंध होकर कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को स्पष्ट तौर पर पढ़ लें आगे बढ़ने से पहले। ये बात तो हम लोग दुग्गल साहब दोहराते रहते हैं और दोहराते रहना भी चाहिए। आप भी जो कह रहे हैं बहुत ही अच्छी और उचित बात कह रहे हैं। हर एक मंच पर हर एक बार ये कहा जाता है कि यूजर को सबसे पहले अवेयर होना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी जब हम आप अभी भी कह सकते कि हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं, खास करके इतना बड़ा देश है, हम 125 करोड़ की आबादी है, सबको लेकर हम आईटी रेवोल्यूशन में एक तरह से कहें तो चले जा रहे हैं एकदम से, तो जिम्मेदारी सिर्फ यूजर की तो हो नहीं सकती। और जो जितेंद्र ने पॉइंट उठाया एनपीसीआई को इस पे करना चाहिए। देखिए एनपीसीआई का जो जवाब है वो कह रहे हैं कि हर यूजर का डाटा सुरक्षित है, यूपीआई का गलत इस्तेमाल संभव नहीं है, यूपीआई के आने के लिए ओटीपी, डेबिट कार्ड की डिटेल देनी होगी, इसके बाद यूपीआई पिन सेट करना। तो मतलब वो बता रहे हैं कि अभी भी आप सुरक्षित है, यहां तक सेंध पड़ी, किसी का पैसा गायब नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। लेकिन जो एटीट्यूड है हमारी संस्थाओं का, सरकार का, कितना कानून सरकार ने बनाया, क्या वो काफी है, ना काफी है। अब इसमें एक बात जो मुझे खटकती है सौम्या, वो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई ऐप अगर हम डाउनलोड करते हैं तो वो हमसे सर्टेन परमिशंस लेते हैं, क्या इस पर पहले से कोई चेक है कि कौन सा ऐप हमें क्या सुविधा देने जा रहा है और उस सुविधा के साथ जो परमिशंस वो ले रहा है उसका कोई लॉजिकल रिलेशन है या नहीं है? अब ट्रू कॉलर ऐप हमने डाउनलोड किया था कॉलर आईडी के लिए या कॉल ब्लॉक्स करने के लिए, और उसके साथ ट्रू कॉलर जो है अब अपना पेमेंट सर्विस भी लेके आ गया और उसी में अपडेट के साथ उन्होंने ऐड भी कर दिया और वो हमारे एसएमएस का भी परमिशन ले चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि कितने परमिशंस उनको लेने चाहिए, लॉजिकल कनेक्शन हो या ना हो, इसको देखने की कोई व्यवस्था हमारे यहाँ है या सब कुछ ऐसे खुला खेल चल रहा है? मनोज जी, अभी फिलहाल जो हमारा करंट फ्रेमवर्क है इस एंटायर ऐप इकोसिस्टम के अराउंड, उसमें एक कंपनी चाहे तो आपसे परमिशंस जितनी चाहे उतनी ले सकती हैं, बिकॉज इट्स अ सेफ वे फॉर देम कि वो अंत में आपको ये कह देंगे कि यूजर ने हमें इस चीज़ की परमिशन दे रखी थी। लेकिन ये जो एंटायर मोबाइल इकोसिस्टम है, जिन चीज़ों को इस्तेमाल करके एप्स डेवलप करे जाते हैं, जिसको एसडीके कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, मैं ऑफ कोर्स एंड्रॉइड फोन्स की बात कर रहा हूँ जिसमें ये सारा का सारा मुद्दा सामने आया है। उसमें क्या होता है कि यदि आपके फ़ोन में पहले से कोई ऐप है और अगर उसी ऐप का इस्तेमाल कर जिस एसडीके पे वो ऐप बना है, अगर उसी एसडीके का इस्तेमाल करके कोई और ऐप भी बना हो, हमने इस पर एक रिपोर्ट करी थी कुछ हफ्तों पहले, तो हमने उसमें ये पाया था कि क्योंकि दो एप्स वो सेम एसडीके शेयर करते हैं, तो इसलिए जो डेटा एक ऐप कलेक्ट कर रहा है ऑलरेडी, और यदि आपने वही सेम कंसेंट दूसरे ऐप को नहीं दिया है, बट जस्ट बिकॉज वो दोनों सेम एसडीके पे डेवलप हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी सारी की सारी जानकारी निकाल लेता है। अब इस चीज में समझना मुश्किल ये है कि आप लीगैलिटी में इस चीज को बांध के कैसे रखेंगे जब टेक आपसे इतना आगे निकल चुका है। In the entire gist of this entire thing is that अगर एक ऐप आपसे कंसेंट लेता है और आप उसको बिल्कुल कंसेंट देते हैं उस चीज को, और अगर वो डेटा कलेक्ट कर रहा है आपके कंसेंट दिए हुए कंसेंट के हिसाब से, वो ठीक है। लेकिन यदि कोई दूसरा ऐप जो कि उसी डेवलपमेंट के बेसिस पे बना है, अगर वो उस सेम एसडीके के पे बने होने की वजह से आपका सारा का सारा डेटा ले लेता है, तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव नॉट कंसेंटेड फॉर। बट आप उसको लीगैलिटी के टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आता है। और जस्ट एक पॉइंट और मैं रेस करना चाहूंगा उस बग के
सराउंडिंग जी, जी। कि जितने भी हमने जब हम ये स्टोरी कवर कर रहे थे और हमने जितने भी कंप्लेंट्स उस टाइम पे देखे जो लोग ट्विटर पे रिपोर्ट कर रहे थे, उस टाइम पे सारे के सारे कंप्लेंट्स में जो एक चीज हमने कॉमन पाई वो ये थी कि मोस्टली आई थिंक अराउंड 95 to 96% ऑफ जो कंप्लेंट्स थी दोज वर रिगार्डिंग आईसीआईसीआई बैंक। अब मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि ट्रू कॉलर और आईसीआईसीआई बैंक ने अपना जो ट्रू कॉलर का जो यूपीआई प्लेटफॉर्म था वो उन्होंने आईसीआईसीआई के साथ एक पार्टनरशिप करी थी इन मार्च 2017। तो अब मैं ये समझना चाहूंगा कि अगर ये सिर्फ एक बग था तो बाकी बैंक्स अफेक्ट क्यों नहीं हुए और सिर्फ आईसीआईसीआई के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्यों शुरू किया गया। एक, क्या ट्रू कॉलर जो है वो आईसीआईसीआई बैंक का जो यूपीआई यूजर नंबर है वो इंक्रीज करना चाहता है या फिर वो आईसीआईसीआई बैंक का जो डेटाबेस है वो इंक्रीज करना चाहता है। ये दो अहम सवाल मैं उठाना चाहता हूं। जी, तो जितेंद्र जैन, क्या आप इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं कि चलिए ठीक है, ट्रू कॉलर का कोई कोलैबोरेशन हो सकता है आईसीआईसीआई के साथ, लेकिन मेरा तो था नहीं, मेरे फोन के साथ मेरा बैंक मैप किया हुआ है, तो वहां से आना चाहिए मैसेज। ये आईसीआईसीआई की तरफ ही इतना झुकाव क्यों दिख रहा है? जी, यूपीआई नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो यूपीआई तो ऑब्वियसली सारे बैंकों से पीछे कनेक्टेड है ही है, तो आपको किसी बैंक से सेपरेट टाइप की जरूरत नहीं है। पर जहाँ तक संबंध ने बताया कि जो उनका एक इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट है ट्रू कॉलर का आईसीआईसीआई बैंक के साथ, वो ये जरूर हो सकता है कि कहीं ना कहीं जाके जो एक नया डेटाबेस बनेगा वो शायद बाद में आईसीआईसीआई बैंक से शेयर करे आपको स्पैम क्रेडिट कार्ड कॉल्स कराने के लिए, या फिर ये हो सकता है कि जो एक यूपीआई का पीछे से एक मॉड्यूल जो ऐड करना था वो ट्रू कॉलर ने ना बना के यूपीआई जो आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी एक यूपीआई मॉड्यूल चल रहा है उसको उठाया, तो उनकी आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में मैं यहाँ पे सीधा नहीं कह सकता, वो उनके बीच का अरेंजमेंट है। मगर हाँ, ये बात जरूर सही है कि पहले ज़्यादातर कंप्लेंट आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर्स के लिए क्यों है, तो ये जरूर हो सकता है कि पहले जो अपडेट शायद हुई हो, जिन लोगों ने इस ट्रू कॉलर की अपडेट को ले, शायद आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर्स को सेलेक्टिवली पुश किया गया, और ये पॉसिबल हो सकता है। मगर जो एक बड़ा खतरा मुझे यहाँ पे दिखता है, देखिए ट्रू कॉलर एक ऐसी कंपनी है जिसके पास आपके करीबन भारत के सभी लोगों का नंबर होगा, क्योंकि अगर आपने ट्रू कॉलर इंस्टॉल किया तो सिर्फ आपका डेटा नहीं जाता। जी, आपके फोन में जो 5000 कॉन्टैक्ट हैं, वो व्यक्ति जो ट्रू कॉलर का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं उनका डेटा भी जाता है। अब बहुत बार क्या होता है, आप अभी तक आज तक मेरे पास चॉइस थी, मैं अपना नाम जितेंद्र जैन की जगह मैं माइकल शुमाकर रखूं या कुछ भी रखूं, या नाम छिपाने की कोशिश करूं या कुछ भी करूं, ट्रू कॉलर शायद, और कई बार लोग एक व्यक्ति का नाम अलग अलग नाम से सेव करते हैं, तो एक प्रॉब्लम थी। पर अगर आज ट्रू कॉलर के पास यूपीआई का एक्सेस है, तो जैसे ही एक बंदा को यूपीआई को कंपनी का एक्सेस मिलता है तो बाय डिफॉल्ट जो यूपीआई के लिंक्ड अकाउंट से वो दिखना शुरू हो जाता है और उसका नाम। तो आज ट्रू कॉलर के पास एक तरह से एक व्यवस्था है एक व्यक्ति का पूरा नाम जो बैंकिंग रिकॉर्ड्स के अंदर है उसको क्रॉस वेरीफाई करने की। ये मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा खतरा है, और ये हिंदुस्तानी कंपनी नहीं है। तो आप करोड़ों भारतीयों का एक एग्जैक्टली जो एक तरह से आप डायरेक्टरी डेटाबेस जो मोबाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज हिंदुस्तान में अलाउड भी नहीं है, और ये क्राउड सोर्स नहीं है, ये एक तरह से मतलब वेरीफाइड डायरेक्टरी होगी जो शायद भारत सरकार के पास भी शायद हो। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जी, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, ये कह रहे हैं जितेंद्र जैन, आईटी एक्सपर्ट। और एक बार पवन दुग्गल जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जो लीगल फ्रेमवर्क है वो आप देख रहे हैं, उससे आप कितने संतुष्ट हैं और उस पर आप क्या ऐड करना चाहेंगे, ये एक सवाल है। लेकिन साथ में एक सवाल ये भी है कि ये जो पूरा इकोसिस्टम बन रहा है ये कितना युक्त होगा, कितना लॉजिकल होगा, ये कौन देखेगा? कोई ऐप अगर मेरी तस्वीर लेकर और उसके साथ कुछ एडिट करके, कुछ जैसे अभी हाल में हुआ था, कुछ बनाना चाहता है, उसके लिए मेरे एसएमएस का परमिशन उसे क्यों चाहिए और बाकी डिटेल्स के परमिशन क्यों चाहिए? क्या वो मांग सकता है? ये खुला बाजार है, कोई भी ऐप कितना भी परमिशन मांग सकता है किसी यूजर से, या इसको रेगुलेट करने की कोई व्यवस्था है या होनी चाहिए? देखिए, वर्तमान कानूनी प्रणाली बिल्कुल भी सक्षम नहीं है इस तरह की चुनौतियों से डील करने के लिए। उसका कारण यह है कि भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो केवल ई कॉमर्स को बढ़ावा देने वाला कानून है। 2008 के संशोधनों के बाद भी हालांकि हमने कुछ साइबर सुरक्षा की परिभाषा तो दे दी, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कदम नहीं उठाए साइबर सुरक्षा की संरक्षण हेतु। 2013 में भारत ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का गठन तो किया था, लेकिन उसको एक कागजी घोड़ा बनकर हमने छोड़ सा दिया। आज की तारीख में आवश्यकता है कि भारत स्पष्ट तौर पर साइबर सुरक्षा संबंधी विशिष्ट नया कानून लेकर आए, जो इस तरह की साइबर सुरक्षा में सेंध होने वाली जो परिस्थितियां हैं
उस पर विभिन्न प्रकार के प्रावधान लेकर आएं, साथ ही साथ विभिन्न स्टेक होल्डर्स की जिम्मेवारियों को भी परिभाषित करें। आज मसलन आप भारत का उदाहरण लें तो भारत के पास कोई ऐसी गाइडलाइंस ही नहीं है जो इस तरह के मोबाइल एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर लागू होती हैं। कैलिफोर्निया पर आप दृष्टि डालें तो उन्होंने डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस और गाइडलाइंस दे रखी हैं कि अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपर हैं तो इन बेसिक पैरामीटर्स का आप फुलफिलमेंट करेंगे, नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ इस तरह की चीज कुछ नहीं है। दूसरा, अधिकांश से जो कंपनियां हैं ये भारत के बाहर हैं और अक्सर कहती हैं कि वो भारतीय कानून के अधीन नहीं है। आवश्यकता है कि भारतीय कानून को कहीं ना कहीं अपने मसल फ्लेक्स करने पड़ेंगे और विवश करना पड़ेगा इन तमाम सारी लीगल एंटिटीज को कि वो भारतवासियों का जब डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेटा भारत में रहे। नंबर 2, उनकी इजाजत दिया जाए। नंबर 3, एक विशिष्ट जी, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है जहां पवन दुग्गल इशारा कर रहे हैं। हमारे यहाँ सरकार कह रही है कि चलो हम सभी लोग डिजिटल हो जाएं, गांव-गांव डिजिटल हो जाए, लेकिन ये सच्चाई है कि उसकी संरक्षा के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए कोई फ्रेमवर्क हमारे पास नहीं है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम आईटी, जब से दुनिया में आईटी का बोलबाला आया है, भारतीयों का बोलबाला आ गया है, चीन का मोबाइल है हमारे पास और ऐप जो है सारे एंड्रॉयड के और एप्पल के iOS के ऐप है, मगर फिर भी हम आईटी के चैंपियन हैं क्योंकि बिना किसी सुरक्षा के और बिना किसी एक लाइन कहना चाहूंगा जी ब्रेक के बाद हम आते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं पवन दुग्गल जी, हम सीधा आपके पास ही आएंगे। भारत डिजिटल हो जाए पर मैं और आप हमारी जानकारी कहीं जी जितेंद्र जी, ब्रेक के बाद आपके पास आते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं ट्रू कॉलर ऐप की, जिसने चोरी चुपके आपका यूपीआई आईडी बना दिया और बस आपसे अंतिम इजाजत चाहता था ये ऐप ताकि आपके एवज में ट्रांजैक्शन भी कर पाए। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। जो हमारे मेहमान यहाँ पर अभी बैठे हुए हमारे साथ, पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट, जितेंद्र जैन आईटी एक्सपर्ट और सौम्या मीडिया नामा से जो इसी बात की जांच पड़ताल करते हैं कि इंटरनेट पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो। जितेंद्र, आप कुछ ऐड करना चाहते थे? नहीं मनोज जी, मैं तो आपकी बात को ही समर्थन दे रहा था। हम भी चाहते हैं कि भारत का हर एक गांव कोना डिजिटल हो जाए, मगर कैसा ना हो कि कहीं सुरक्षा के अभाव में और जानकारी के अभाव में आपकी और मेरी निजी ज़िंदगी जानकारी एक बाजार हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो विदेशी कंपनियां आज जो गलती के नाम पर ठगी कर रही हैं, कहीं ना कहीं हम आज इस मौके का फ़ायदा उठाकर एक एग्जाम्पल सेट करें, इनके रिकॉर्ड्स को सीज करें। ये बहुत ज़रूरी है इसके बारे में तह तक जाना कि ये सच में गलती थी या जानबूझकर करी गई गलती थी, क्योंकि आज ट्रू कॉलर है, कल और भी विदेशी कंपनियां, व्हाट्सएप हो, गूगल तेज हो, ये सारी की सारी यूपीआई प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रही हैं। और आज तक व्हाट्सएप ने आरबीआई की जो गाइडलाइंस थी कि भारत का जो पेमेंट डेटा है उसको भारत में लोकलाइज किया जाएगा, उसको आज तक कंप्लाई नहीं करा है। तो ये देखना एक बहुत जरूरी है कि क्या ट्रू कॉलर उसको कंप्लाई कर रहा है, क्या भारत का डेटा जो ट्रू कॉलर के जो कस्टमर यूपीआई बन रहे हैं। ये बात है कि व्हाट्सएप से सवाल जवाब लगातार सरकार कर रही है पेमेंट सर्विस को लेकर, और ये ट्रू कॉलर पता भी नहीं चला और कब इन्होंने पेमेंट सर्विस अपनी खड़ी कर दी और ये सारा खेल कर दिया। सौम्य, ये बताइए, जिस चीज़ को फ्लैग ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं जितेंद्र जैन भी और पवन दुग्गल भी कि ये स्थिति है भारत में, क्या हम कोई बहुत बड़ी ऐतिहासिक चूक करने जा रहे हैं अगर इस वक्त हम खुला छोड़ रहे हैं सबको? क्योंकि अगर आप गेट्स बंद नहीं करेंगे, रेगुलेट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि दुनिया भर की आईटी कंपनियां 125 करोड़ लोगों को कौन टारगेट नहीं करना चाहेगा। जी बिल्कुल मनोज जी, आपकी बात एकदम सही है। और यहाँ पे बस मैं एक छोटी सी चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ और थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहता हूँ। जब मोदी 2.0 फॉर्म हो गया, यूनियन कैबिनेट अनाउंस हो गई और जब रविशंकर प्रसाद जी को आईटी मिनिस्ट्री का सारा दारोमदार सौंप दिया गया, तो रविशंकर प्रसाद जी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि उनकी जो की प्रायोरिटीज होंगी एज द आईटी मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वो ये होंगी कि वो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो पार्लियामेंट पे लेंगे और रैटिफाई करवाएंगे। अब ये जो सारा का सारा बजट सेशन निकला है जिसमें कई सारे अहम बिल डिस्कस हुए, जिसमें से ट्रिपल तलाक बिल एक था और आधार अमेंडमेंट बिल दूसरा था। इन सारे के साथ थ्रू आउट द बजट सेशन किसी भी, ना तो किसी बीजेपी प्रवक्ता ने, ना रविशंकर प्रसाद जी ने खुद, और ना ही बीजेपी के किसी और मंत्री ने ये कहा
जिक्र भी किया आप पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का जी तो फॉर्मुलेशन और पब्लिक कंसल्टेशन जी आपका इशारा मैं समझ गया सौम्या, आप जो कहना चाहते हैं वो बिल्कुल साफ है। और आज जितनी देर हमने जो बातचीत की, एक तो ये है कि इस केस को छोड़ना नहीं चाहिए और लोगों को इस केस को परस्यू करना चाहिए। पवन दुग्गल कह रहे हैं कि अभी का जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें ही आप इसको कम से कम पेनलाइज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इतने छेद आपने छोड़ रखे हैं, इनको भरना जरूरी है और सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, नहीं तो कल को सरकार को भी ये हिसाब देना पड़ेगा। ये वो समय है जब हम आईटी रेवोल्यूशन में जा रहे हैं, तो अगर आप सुरक्षा नहीं देंगे तो बाद में कलंक भी आपके ही ऊपर आएगा। बहरहाल आज कंज्यूमर अड्डा में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और दर्शकों नमस्कार।